चलो पढ़ना स्टार्ट करें बेटा। अब तो दिनों में खासा चेंज आ गया ना, अब धुंध भी नहीं है, टाइम पे पहुंचना भी आसान है। चल अब कहाँ है धुंध? अच्छा अब तो धूप है बढ़िया वाली। एक आधे दिन की बारिश और बता रखी है, एक बार और दोबारा से 2-4 दिन ठंड रहेगी, थर्सडे की बता रहे हैं, पर ये मानो 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा मौसम बिल्कुल। चलो कल मंदिर पढ़ लिए थे, ये मस्जिद और सिखों वाले। पेज नंबर बता दो बेटा। 169। 2 मैप शायद कल रह गए थे, देखो जरा। पेज 165 का मैप तो पढ़ लिया था, चेक कर लेना। 165 पेज का मैप पढ़ लिया, ठीक है। 166 का मैप भी हो गया? नहीं हुआ। बताओ चित्रकला में हरियाणा में किस एक कम्युनिटी ने काम किया? रावों। रावों की छत्र छाया में चित्रकला थोड़ी सी पनपी, किसका प्रभाव था? राजस्थान का। क्या हमारे यहाँ लाल पत्थर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया? एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पर 3 धर्मों के भगवानों की, किस किस की? सनातन, जिसमें विष्णु और शिव की मूर्तियाँ शेष शैया पर लेटे, कोई आधे मुंह की, कोई पूरी, याद आई वो? 3 धर्म थे, सनातन, बौद्ध और जैन। इसके बाद हमने देखा चित्रकारी के नाम पे ज़्यादा हमारे यहाँ कुछ था नहीं। मृद भांड, मृद भांड का ना मिट्टी के बर्तन है ना, ऐसे मृद भांड टाइप मिले हैं वो, और इन पे थोड़ी बहुत क्या किया गया, किस कलर से? वाइट और ब्लैक कलर से। मिट्टी के ऊपर जैसे गेरू वगैरह कुछ रहा होगा, जैसे हमारे मटके आज भी हैं, इस टाइप का। फिर हमने पढ़ा था गायन के क्षेत्र में हमारा ज़्यादा बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन एक तो जोहराबाई अंबाले वाली बहुत फेमस हुई बॉलीवुड में, एक हमारे स्वर सम्राट पंडित जसराज। फिर हमने पढ़ा था सुध यमुना नगर में एक छोटा सा टॉय मिला बैलगाड़ी पर, वो कुछ वीणा वादक कोई बांसुरी वाले बैठे जा रहे थे, किसी ने ऐसा टॉय बनाया। कहाँ मिला? यमुना नगर। अगर यमुना नगर में नहीं मिला, अंबाला सुध में। फिर एक ईंट मिली सारे गामा पाधानी लिखी हुई अग्रोहा में। अग्रोहा कहाँ? हिसार। अग्रवाल समुदाय मानता है कि हमारी जन्मस्थली जहाँ से हम पहली बार निकले वो अग्रोहा है, हरियाणा का हिसार। और हम जानते हैं वैश्य समाज में होते हैं, वैश्य मतलब बनिया, जो ये वाली कम्युनिटी है, जो क्या लिखते हैं? अग्रवाल। तुमने अपने अपने शहरों में अग्रवाल स्वीट्स नहीं देखे कितनी जगह होती हैं? तो ये अग्रवाल समाज वैश्य यानी व्यापारी वर्ग, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा ये लोग ज़्यादा करते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। हमने देखा था कुछ डांस, कुछ म्यूज़िक में, म्यूज़िक तो डांस में हमारे लोकल डांस बड़े फेमस हैं। हमने ज़्यादा कोई शास्त्रीय वास्त्रीय सीखे नहीं। एक तो वो आभूषण के नाम पर था झूमर, जो घरों में नहीं वो लटके रहते हैं, एक घूमर भी था, घूमर राजस्थान से प्रभावित। एक हमारा डांस गया था 1969 के 26 जनवरी पर, डफ। एक डांस था जो सिर्फ आदमी करते थे झज्जर और महेंद्रगढ़ में, क्या नाम था? धमाल। एक लास्या और तांडव करके भी था, पुरुष प्रधान तांडव था, महिला प्रधान लास्या। ये किसके प्रकार थे? रास। रास और रसिया ब्रज क्षेत्र में थे। आ गए याद? ये हम अलग अलग अनुष्ठानों पे भी हमारे यहाँ गीत गाने का, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, खासकर पुत्र जन्म पे पीलिया के छठी पर गाते हैं हम, शादी ब्याह में गाते हैं, ये पढ़े थे हमने सारे, ठीक है। पेज 166 का मैप देखो पहले। 165 का मैप तो पढ़ लिया, 166 के पे आ जाओ। हरियाणा की संगीत कला, ये सब तुम्हें आता है, सिर्फ इस मैप में हम पढ़ रहे हैं। अंबाला में देखो, उत्तर मुगल काल में जोहराबाई प्रसिद्ध गजल गायिका हुई। इनका पूरा नाम क्या था? जोहराबाई अंबाले वाली। और इनका बेटा बॉलीवुड तक इनका नाम था, मुंबई तक, बहुत बड़ी बात है। गायिका थी, गजलें भी गाई हैं, वैसे भी इनका गाने में बड़ा नाम था। यहाँ लिख लो इसके नाम के आगे, जोहराबाई अंबाले वाली, जैसे किसी किसी की पहचान उनका शहर हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद जींद पर आ जाओ। जींद जिले के गांवों के नाम संगीत के सुरों पर, स की मात्रा ठीक करो, सुरों लिख दिया है, सुरों पर, है ना? सुर, सुर मतलब ये सारे गामा। जींद जिले के गांवों के नाम हैं, हरियाणा के एक जिले के गांव के नाम संगीत के 7 सुरों पर है। वो ईंट नहीं मिली यहाँ, ईंट कहाँ मिली? अग्रोहा। 7 सुरों की ईंट पूछेंगे तो अग्रोहा हिसार। हिसार पर आओ। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज, जन्म का सन बताओ? 1920 और डेथ हमारे नहीं 1930।
डेथ हमारे सामने 2020 में। लिख लो जसराज जी के ऊपर, लिखो डेट ऑफ बर्थ DOB 1930, और अब डेथ हमारे सामने हुई है 2020 में। स्वर सम्राट। आगे टिक करना, हिसार से संबंध। पीली मंदोरी गांव है, लेकिन अब वो हिसार में नहीं पड़ता, अब वो फतेहाबाद। हमें पता है ना, पहले हिसार फतेहाबाद एक ही था बेटा, बाद में अलग अलग हुए। यहाँ लिख लो इनके गांव का नाम, पीली मंदोरी गांव। अब ये पड़ता है फतेहाबाद में, लेकिन जब इन्होंने जन्म लिया था उस टाइम पे वो गांव की प्रॉपर्टी हिसार में। जैसे आज हम देखें गोहाना बनेगा जिला, अभी किसका पार्ट है वो? सोनीपत का। तो कुछ गांव अभी सोनीपत के हैं जो कुछ समय बाद कहेंगे कि हम तो गोहाना के हैं, भाई उसकी एक अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। ऐसे ही पीली मंदोरी गांव पहले किस में था? हिसार। तो हिसार के स्वर सम्राट थे, लेकिन आज मैप पे चेक करोगे गूगल पे तो तुम्हें दिखेगा ये फतेहाबाद का है। हमें दोनों पता हूँ। यहाँ लिख लो पीली मंदोरी गांव, अब फतेहाबाद। आगे पढ़ना, अग्रोहा में, अग्रवाल समाज वाले में 9वीं सदी की सारेगामा अक्षर से अंकित ईंट प्राप्त हुई। ये कहाँ है सारेगामा? ये सामवेद में है। लिख लो यहाँ सामवेद, वेदों का पार्ट है ना सारेगामा। संगीत नहीं था सामवेद में, उसी का सामवेद संगीत, वहां से लिए हैं ये। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं ये, ईंट वाला भी, ये अंबाला वाली जोहराबाई वाला भी। नीचे पहुंचो रेवाड़ी पर। बताओ रेवाड़ी में एक वो ख्याल गायक था, कल्लन खां। किसका स्टूडेंट था वो? होद खां का। उसका बेटा भी फेमस था ना, ख्याल गायक थे। इनका घराना कौन सा था? ग्वालियर, जबकि पास पड़ता है मेवात, लेकिन इस एरिया से घराने का मतलब नहीं होता। पढ़ो रेवाड़ी में। उत्तर मुगल काल में प्रसिद्ध ख्याल गायक, ख्याल एक तरीका है गाने का, ख्याल गायक कल्लन खां रेवाड़ी के गुड़ियानी से संबंध रखते थे। कल्लन खां के पास लिखो इनके गुरु कौन थे? होद खां। लिख लो, टीचर थे इनके, गुरु थे होद खां, होद खां। और इनका घराना भी लिख लो, ग्वालियर घराना। ग्वालियर तो एक अलग एरिया हो गया ना, MP का इलाका, तो इनका घराना ग्वालियर, होद खां ग्वालियर घराना। चलो हो, इसको घूम के फरीदाबाद पे पहुंचो। ग्राम सीही, बताओ कौन जन्मा था यहाँ? सूरदास। जन्मांध थे श्री कृष्ण के बचपन के रूप का इन्होंने वर्णन किया। किसके समकालीन थे? अकबर के। अंडरलाइन कर लो, ग्राम सीही महात्मा सूरदास अकबर के समकालीन जन्मस्थली फरीदाबाद में जन्मे थे सूरदास। जन्मांध थे और श्री कृष्ण की भक्ति की इन्होंने। इनके टीचर का नाम याद है? वल्लभाचार्य थे इनके गुरु। नीचे आ जाओ महत्वपूर्ण तथ्य में। उत्तर मुगल काल में सारंगी वाद्य यंत्र काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि उसे जोगी बजाते थे। अंडरलाइन कर लो, सारंगी, जोगी। अभी भी है ना बहुत, ये कम्युनिटी तो है ही जोगी। तो क्या वाद्य यंत्र था? सारंग, सारंगी, सारंगी। और वो बैलगाड़ी पे बैठे बहुत सारे, वो किस में दिखाए गए हैं? सुध में। सुध कहाँ पड़ेगा? यमुना नगर में। ये ईंट कहाँ मिली? वो सारेगामा वाली। जोहराबाई कहाँ की है? सीही में। कौन जन्मा? चलो आगे देखो, ख्याल नामक कल्लन खां, टिक कर लो, ख्याल गायक होना चाहिए था, इसको काट के गायक कर लो। ख्याल गायक कल्लन खां, ग्वालियर घराना, ख्याल गायक हौद खां के शिष्य। अब हमें ये याद है पहले से। आगे पढ़ना, हाफिज खां, याद है इसका बेटा था ये, कल्लन खां का बेटा। अंडरलाइन करो, हाफिज खां, ये भी ख्याल गायक। बाद में इंदौर और मैसूर दरबार में रहते थे, यानी दो बड़े दरबार, राजाओं ने इनको बुलाया। कहाँ कहाँ पर? इंदौर और मैसूर। ये प्राउड की बात है बेटा, हरियाणा के एक आदमी का इतना एक जैसे उनका डंका बजता था कि इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश में और मैसूर कर्नाटका, वहाँ के राजाओं ने इनको पर्सनली बुलाया कि आओ हमारे यहाँ, तुम्हारा रहना खाना सब हमारा, हमारे यहाँ के गायक बन जाओ। किसका बेटा है ये? कल्लन खां का। कल्लन खां किसका शिष्य है? हौद खां। किस घराने के हैं? हाफिज खां दो दरबारों में गए, किस किस में? इंदौर और मैसूर। और अगर देखें पंडित जसराज के पिताजी किस दरबार में गए थे? हैदराबाद। पंडित जसराज के पिता, लिख लो ये लाइन, लिखो पंडित जसराज के, स्वर सम्राट पंडित जसराज के पिता को हैदराबाद, स्वर सम्राट पंडित जसराज के पिता को हैदराबाद, क्या था हैदराबाद? रियासत, रियासत लिख लो, हैदराबाद रियासत ने बुलाया था, ने बुलाया। तो 3 रियासतों ने हरियाणा के छोटे छोटे गांव के आदमियों को बुलाया। कौन सी 3 रियासत हैं ये? हैदराबाद, इंदौर और मैसूर। इंदौर मैसूर में किसका बेटा गया?
कल्लन खां का, उसका नाम क्या था? हाफिज खां। किसका चेला था वो? इसके पिताजी हौद खां के, जो किस घराने के हैं? ग्वालियर। स्वर सम्राट की उपाधि किससे दी गई? जब ये पैदा हुए इनका गांव पीली मंदोरी हिसार में था, लेकिन आज देखेंगे फतेहाबाद। अभी एक्सपायर हुए हैं 2020 में, जन्मे कब थे? 1930 में। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। आगे पढ़ो। तो ये मैसूर दरबार में 3 दरबार हमें याद रखने हैं। अब आ जाओ 167। क्या ये पेज पढ़ना था हमें? अच्छा, ये कंप्लीट हो गया था, नृत्य पूरे हो गए थे ये, ठीक है। 168 का मैप नहीं हुआ ना? हाँ ठीक है, मैप देखो 168 पेज पर हरियाणा में लोक नृत्य कला। सबसे पहले कैथल में आ जाओ ऊपर, खेड़ा नृत्य। याद है किसी बुजुर्ग की मौत पर भी नाचते थे? मैंने एग्जाम्पल दिया था, राजस्थान में रुदाली थी ऐसे। हमारे यहाँ नरवाना जींद की बेल्ट में किसी बुजुर्ग की मौत पर पहले डांस होता था। टिक कर लो ये खेड़ा नृत्य। बुजुर्ग की मृत्यु, अंडरलाइन कर लो, खेड़ा बुजुर्ग की मृत्यु, बस पढ़ लो। गम में किया जाने वाला, तो दुखी होके भी डांस करते हैं, लिख लो, ये अंडरलाइन कर लो, गम। अमूमन डांस खुशी में किया जाता है, लेकिन एक गम का डांस भी है हरियाणा में। कौन सा? खेड़ा। आगे पढ़ना, जींद, कैथल, करनाल, अंडरलाइन कर लो, ये तीनों जुड़ते हैं। करनाल, कैथल, जींद, यानी 2 पैर, कुरुक्षेत्र के 2 पैर मानते हैं ना हम इसको धर्मनगरी के, और इससे अगला जींद। इन तीनों में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाने वाला शोक का डांस कौन सा है? खेड़ा। घूम के आ जाओ सिरसा साइड में। सिरसा देखो लिखा है, नीचे पहुंचो सिरसा में, बीन बांसुरी नृत्य। बांगर क्षेत्र में, ब से बीन बांसुरी, बी से बांगर। बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में लूर नृत्य, अंडरलाइन कर लो, लड़कियों द्वारा। ऐसा एक डांस कल हमने पढ़ा जिसको पुरुष नहीं देख सकते, है ना? हाँ, तो इस तरीके से ये इसी नृत्य में था, ये लूर नृत्य। अब घूम के ऊपर पहुंचो हिसार की बेल्ट पे, गणगौर और गोगा। गोगा याद है? गोगा नवमी आती है बारिश के मौसम में, भाद्रपद में, जब वो गुगा की पूजा करते हैं। नीला घोड़ा, गायों की रक्षा करते थे सांपों से, क्योंकि बारिश में सांप निकलते थे, वही सारे हैं ये। इनका छड़ी नृत्य था ना गोगा वाला, अंडरलाइन कर लो। गणगौर, ये तो लड़कियों का त्योहार था, महिलाओं का, पार्वती के उसमें, हाँ वही। गणगौर और गोगा नृत्य विशेषतः हिसार जिले में लोकप्रिय। गणगौर के ऊपर लिख लो राजस्थान, शिव पार्वती का है, मेनली पार्वती का वो है, ये महिलाएं करती हैं गणगौर। और गोगा नृत्य, छड़ी नृत्य पुरुष करते हैं, वो एक छड़ी पे नहीं, वो कपड़े बांध लेते हैं उस पे। नीचे घूम के पहुंचो, लिखा है देखो, इसमें एरो जा रहा है झज्जर पर, झज्जर और महेंद्रगढ़ पर। वो आदमियों वाला डांस नहीं करते हैं वो, अंडरलाइन करो। महाभारत काल से प्रचलित, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, हरियाणा का एक लोकल डांस महाभारत काल से चला आ रहा है, अब तक है वो, धमाल नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, कौन सा हरियाणा का डांस महाभारत काल से अब तक चला आ रहा है? धमाल। किन 2 इलाकों में? झज्जर और महेंद्रगढ़। केवल पुरुष करते हैं, पुरुष प्रधान है ये, अंडरलाइन करो। चांदनी रात में खुले मैदान में, झज्जर और महेंद्रगढ़, केवल पुरुष लिख लो यहाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाभारत से चला आ रहा है, झज्जर महेंद्रगढ़ में केवल पुरुष करते हैं धमाल नृत्य। घूम के आ जाओ आगे, मंजीरा लिखा है, मंजीरा। मंजीरा तो एक वाद्य यंत्र होता है ना, मंजीरा बजाते हैं, अंडरलाइन करो। मंजीरा नृत्य मेवात के बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ होता है, अंडरलाइन रखना। वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से मेवाती क्षेत्र में रतवाई नृत्य, तो रतवाई रेवाड़ी में नहीं है, कहाँ है ये? मेवात क्षेत्र में। ये सामूहिक डांस है मेल फीमेल का। कौन सा? वो सिर्फ आदमियों का था। कौन सा उत्सव सिर्फ औरतें मनाती हैं? एक तो तीज था महिलाओं का, एक गणगौर महिलाओं का था, और एक लूर नृत्य। अकेले मेल का कौन सा है? धमाल। और दोनों का कौन सा है सामूहिक वाला? रतवाई। ये टिक कर लो, रतवाई। घूम के ऊपर आ जाओ पलवल के आसपास की बेल्ट में, फरीदाबाद में, पलवल, बलरामगढ़, होडल में ब्रिज की कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला से संबंधित रसिया नृत्य। याद है रास और रसिया ब्रिज वाले के आसपास थे ये। इसी का पार्ट क्या था वो रास रसिया का? लास्या और तांडव। लास्या स्त्री प्रधान, तांडव पुरुष प्रधान। नीचे पहुंचो महत्वपूर्ण तथ्य पर। झूमर, झूमर तो घर में लगता है ना वो, तो एक आभूषण भी है, टिक कर लो। केवल स्त्रियों द्वारा हरियाणवी गिद्दा, मेन अंडरलाइन करना, पूरी लाइन नहीं, केवल स्त्रियों द्वारा हरियाणवी गिद्दा, झूमर इंपॉर्टेंट है। खोड़िया, लड़कों की शादी के वाले घर में ना, उनकी बारात जाने के बाद
टिक कर लो। लड़के के विवाह के अवसर पर बारात के घर से चले जाने के बाद स्त्रियां गण गौर हिसार में, इसी में टिक करो। शिव पार्वती इनके लिए करते हैं ये लिखा है स्त्री पुरुष, पुरुष नहीं होते बेटा इसमें, मेन स्त्री प्रधान है गणगौर। फाग टिक कर लो। फाग तो होली के आसपास आता है ना, होली से 2 हफ्ते पहले, टिक करना। होली से 2 सप्ताह पूर्व रात्रि में स्त्रियों द्वारा फाग नृत्य, कुछ जगहों पर पुरुषों द्वारा भी, यानी ये कोई ऐसा वो नहीं है कि स्पेशल औरतों का ही डांस है, आदमी भी इसको कर सकते हैं कुछ स्थानों पर, ठीक है। मगर पुरुष स्त्रियों के नृत्य को नहीं देख सकते। ये कौन सा डांस था ऐसा? ये लूर भी था, फाग भी, जो कहीं कहीं पर एक्चुअली बेटा पता है क्या, ये कहीं किसी किताब में लिखे डांस तो है नहीं, ये तो लोकल कहीं कहीं डेवलप हो गए। तो किसी ने बना दिया कि आदमी नहीं देखेंगे, किसी ने कहते नहीं आदमी भी नाचेंगे, तो ये कहीं लिखित शास्त्रों की बात नहीं है, हमने कहीं कुछ मान लिया कहीं कुछ, ये लोकल है सब। सांग टिक कर लो। सांग में टिक करना, पहली लाइन पीछे बिल्कुल, वीर रस प्रधान, ये खास है, हमने पढ़ा था वीर रस प्रधान। आजकल तो सांग में गंदगी डाल दी गई है, लेकिन एक जमाने में सांग का मतलब वीरता की कहानियां, जिसमें पुराने किस्से गाए जाते थे, तो वीर रस प्रधान। छठी नृत्य कर लो, बच्चों के जन्म पर, अंडरलाइन करना। शिशु के जन्म के छठे दिन स्त्रियों द्वारा रात्रि में चने और गेहूं बांटे जाते हैं। नेक्स्ट घोड़ी नृत्य, ये शादी में करते हैं ना वो घोड़े, गत्ते के घोड़े से बना के, गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटे का प्रयोग शादी के अवसरों पर। छड़ी, छड़ी में वो गोगा नवमी वाली, टिक कर लो। पुरुषों द्वारा नृत्य भादो माह की नवमी के दिन गूगा पीर की पूजा के बाद। अब थोड़े थोड़े डांस तुम्हें समझ में आ गए, ये बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। 169 पर क्या हमने लास्ट गणगौर पूजा किया था कल? ठीक है, अब आ जाओ हरियाणा के प्रमुख लोक वाद्य। वाद्य का मतलब क्या होता है? वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट। बेटा तुम्हें और मुझे, हमें कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज की, क्योंकि हमारा कोई पार्ट नहीं है, पर पेपर में आएगा। अब पेपर में आएगा तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो। इकतारा सबको पता है ना, एक तार होता है उसमें। सारंगी, तुम अगर अजमेर गए थे तो वहाँ के फोर्ट के बाहर जब एग्जिट कर रहे थे तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए वो इकतारा और सारंगी बजा रहे थे, है ना। कुछ लोग छोटे छोटे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डफली टाइप के छोटे, वो बजाते हैं। तो इसमें कुछ हमारे काम के हैं। पहला टिक कर लो इकतारा, इसमें एक तार होता है जिससे वाइब्रेशन के कारण साउंड बनती है, ये टिक कर लो इकतारा। बस पढ़ो। बांस की छड़ी, उसके एक किनारे पर मिट्टी या लकड़ी के गोले से बना होता है, इसमें एक तार, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इकतारा, एक तार, ठीक है। और देखा होगा तुमने अमूमन जैसे 1 या 2 या 3 तार, गिटार में भी तो तार ही होते हैं, एक छोटा सा नहीं, उसके बाद पत्थर सा आता है, वो उसको लेके हमें ऐसा लगता है वो ऐसे करें, ऐसे नहीं करते बेटा, बहुत छोटा सा एक वो होता है उनके पास पत्थर टाइप का, वो उसको, वो दिखता नहीं है तुम्हें, वो उसी को ऊपर नीचे करते हैं, उससे वो लय सुर ताल निकलती है, ऐसे ही इकतारा है। आगे पढ़ो सारंगी। अब ये तुम इतने सारे याद नहीं कर पाओगे, इनकी रीडिंग ले लेना बस। सारंगी होती है वाद्य, बांस की छड़ी और उसके एक किनारे पर मिट्टी के गोल बर्तन से बना होता है, ऊपर से बंद मिट्टी के बर्तन से छड़ी के दूसरे किनारे पर लगे तार को एक धनुष नुमा यंत्र से घिसकर बनाया जाता है। तो सारंगी भी बड़े बड़े से वो होते हैं, बैठे रहते हैं, बजाते रहते हैं। इसके बाद बांसुरी सबको पता ही है, शहनाई भी पता है। शहनाई और बांसुरी में अंतर ये, बांसुरी कोई कहीं भी बजा सकता है, शहनाई शादी ब्याह में बजती है या किसी राजा का बड़ा राज्याभिषेक। तो टिक कर लो शहनाई। शुभ अवसरों पर, क्या हुआ बेटा? शुभ अवसर टिक कर लो, शुभ अवसर पर शहनाई जब बजेगी जब तुम पढ़ लिख लोगे, नहीं तो उससे पहले शहनाई नहीं बजनी। अंडरलाइन करो शुभ अवसरों पर। खंजरी टिक करना, खंजरी ये भी कोई वाद्य यंत्र है, घुंघरू या धातु के पतले गोल टुकड़े लटके रहते हैं। झांझ टिक कर लो, धात्वीय ध्वनि, धात्वीय ध्वनि। नेक्स्ट लाइन पीछे, कांसे के 2 बड़े गोल टुकड़े होते हैं, उनको फिर जब बजाते हैं, मेटल है आपस में तो झंझनाहट पैदा होती है। मंजीरा टिक करना, सेकेंड लाइन पीछे, धात्विक झांझों का एक एक जोड़ा होता है। नाथ संप्रदाय के जोगी, देखा नहीं वो हाथ में टन टन सा बजाते रहते हैं, वही वो टिक कर लो। संप्रदाय के जोगी इसका प्रयोग प्रार्थना के दौरान, मंजीरा वो ऐसे वो डंडे से लगे होते हैं, उन पे वो बजने वाले, वो नहीं एक चिमटा टाइप का लिए रखते हैं, हाँ उस टाइप से का। इसके बाद देखो डफ लिखा है, डफ थाल के आकार का, इसको टिक कर लो। डफ और डफली होते हैं ना, देखे तुमने मूवीज में देखे होंगे पुरानी में, वैसे गोल गोल से होते हैं, टिक कर लो। थाल के आकार का खाल से मंढा हुआ एक वाद्य है, बाएं हाथ बाएं कंधे से पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है। इसके बाद
सेकंड लास्ट लाइन में टिक करना, धमाल नृत्य में इसका प्रयोग। बताओ धमाल क्या खास है? झज्जर और महेंद्रगढ़ केवल पुरुषों द्वारा, यहां लिख लो धमाल के पास, झज्जर प्लस एमजी, झज्जर प्लस एमजी केवल पुरुषों द्वारा। अभी पीछे हम पढ़ के आए, इंपॉर्टेंट डांस था धमाल। नगाड़ा, नगाड़ा तुमने देखा होगा मूवीज वगैरह में है ना, बड़े बड़े से ढोल उनको उससे बजाते थे। टिक कर लो, बड़े आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य है, जमीन पर रखकर इसको बजाया जाता है बड़े जोर जोर से। नगाड़ा, नगाड़ा बजा कई बार प्रोग्राम्स में, पंजाबी सॉन्ग में कई बार यूज होता है। सेकंड लास्ट लाइन में टिक करना, मंजीरा नृत्य में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण है, इसे नक्कारा भी कहते हैं, नगाड़ा ही नक्कारा है। झिल टिक कर लो, नगाड़े का छोटा रूप। ताशा में टिक करना, परात के आकार का एक और से मढ़ा हुआ वाद्य, परात जो घर में आटा गूंदने के काम आती है। डेरू टिक कर लो, डमरू का बड़ा रूप है। डमरू सामान्य आकार का डमरू लकड़ी और खाल से मढ़ा होता है, इसका प्रयोग मदारियों द्वारा। घड़ा टिक कर लो, मिट्टी का सामान्य मजबूत घड़ा। बीन में टिक कर लो, सेकंड लाइन पीछे, ये फूंक मारकर बजाया जाने वाला स्वर वाद्य है बीन। दो तारा, दो तार का यंत्र, एक तारा है तो एक तार था, ये दो तारा। ढोल सबको पता ही है, बड़े आकार का। ढोलक टिक कर लो, ढोल से छोटी। शंख मानव का ज्ञात सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। शंख जो बजते हैं ना आज भी, देखा नहीं इनमें समुद्रों में मिलते हैं, ये शंख सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। जब आदमी को अकल नहीं थी, क्योंकि बेटा प्रकृति में तब भी था वो, तो वाद्य यंत्र सबसे पुराना। खरताल लकड़ी के दो छोटे टुकड़ों पर लगे घुंघरू होते हैं। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग से दो चार बार पढ़ लेना, उतना बहुत है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में लोक नाट्य पर आ जाओ। लोक नाट्य का मतलब हुआ जो ये सांग टाइप की चीजें हैं ना, इसे कहते हैं बेटा लोक नाट्य। पढ़ो पहला, हरियाणा में लोक नाट्य अति समृद्ध है, अंडरलाइन करना। 16वीं सदी में राज्य में रासलीला और रामलीला की शुरुआत हुई। रासलीला मतलब रास और रसिया, जो तो तुम दो डांस पढ़ के आए हो, किस इलाके के? ब्रज के। ब्रज से लगता हमारा पलवल, हथीन, होडल और ये फरीदाबाद की बेल्ट। अंडरलाइन कर लो इसको, 16वीं सदी में। आगे टिक करना, हरियाणा में स्वांग परंपरा की शुरुआत 1730, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। सांग की शुरुआत अगर सन पूछे तो क्या टिक करके आओगे? 1730। इसका मतलब जब तक औरंगजेब था तब तक किसी ने सांग वांग पे काम नहीं किया। वो कब मरा? 1707 में। उसके बाद हमारी हिम्मत हुई और हमने अपना लोकल डांस को बढ़ावा दिया, तो 1730 में हमारे सांग का पहला जो साक्ष्य दिखता है हमें बड़े लेवल पर। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी शताब्दी का है इसको? नहीं, 18वीं बेटा। 1730 तो 18वीं शताब्दी हुई ना। आगे पढ़ो, अंडरलाइन रखो। प्रथम सफल स्वांग शीला सेठानी था। सांग का नाम जो था शीला सेठानी, ये कैरेक्टर होते थे बेटा, नल दमयंती, सती सावित्री, ऐसे इसका नाम था शीला सेठानी। किसी के कैरेक्टर पर बेस्ड होगा जिसने बड़ा दमदार तरीके से, वीर रस प्रधान है इसमें, श्रृंगार रस का इस्तेमाल नहीं था, तो शीला नाम की कोई महिला रही होगी जो सेठानी होगी, जिसने 100% इसमें वीरता को काम किया होगा। शायद हो सकता है उसके हस्बैंड पे कोई दिक्कत आई हो तो उसने वीर रस प्रधान दिखाया होगा ना। तो पहला सांग जो फेमस है 1730 का, क्या है वो? शीला सेठानी। और 1730 का मतलब कौन सी सदी हुई है? 18वीं सदी। चलो अगले पेज पर आ जाओ। तुम स्वांग या सांग के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानते भी हो। तुमने किशन लाल भट्ट का नाम सुना है, तुमने दो बहुत बड़े आदमी दीपचंद ब्राह्मण और दादा लक्ष्मी चंद का नाम सुना है, जो हरियाणा के शेक्सपियर और हरियाणा के कालिदास भी कहलाते हैं। पढ़ो पहला पॉइंट, हरियाणा में आधुनिक स्वांगों का प्रतिष्ठापक पंडित दीपचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, आधुनिक स्वांगों का। अगर कहें स्वांग का तो किशन लाल भट्ट, लेकिन कहें आधुनिक स्वांग का तो हमारे हरियाणा के दीपचंद ब्राह्मण। क्या ये भट्ट हमारे हरियाणा के हैं? नहीं, ये तो बाहर के हैं बेटा। ये टिक कर लो, दीपचंद, ये दीपचंद ब्राह्मण ही दीपचंद बहमन बन जाएंगे, यही दीपचंद है। माना जाता था प्रसिद्ध स्वांगी के नाम टिक करो, स्वांग के, सॉरी स्वांग कौन कौन से थे? शीला सेठानी, ये तो सबसे पहला हम पढ़ के आए ना, 1730 वाला, वही शीला सेठानी। आगे बस पढ़ लो, हरीश चंद्र,
तुम सब जानते हो राजा हरिश्चंद्र अपनी सच्चाई के कारण फेमस थे। सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र, जिनका कि परिवार बर्बाद होता हो तो हुआ, वो सच से नहीं डिगे, वो बड़े फेमस थे बेटा। आगे नल दमयंती के किस्से थे, फिर मीराबाई, सत्यवान सावित्री, सेठ ताराचंद, ये सब वीरता रस से भरे हुए कैरेक्टर हैं, चाहे आदमी के हों चाहे औरत के। पहला फेमस का नाम है शीला सेठानी। नेक्स्ट पढ़ो, हरियाणा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट को पहला स्वांगी मानते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, किशनलाल भट्ट को पहला स्वांगी। लेकिन कहें आधुनिक स्वांग जो आज हैं, ये हमारे सोनीपत के दीपचंद ब्राह्मण, पर ये पहले नहीं थे बेटा, ये तो आधुनिक के प्रतिष्ठापक हैं। पहला पूछेंगे तो वो मेरठ के किशनलाल भट्ट थे। इसके बाद अगला सिर्फ पढ़ने का है। हरियाणा में सांग या स्वांग खुले मंच पर लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। आपने इनमें देखा होगा ना, यूट्यूब पे आजकल लकड़ी के तख्त बिछे होते हैं, उन पे नाचते रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात स्वांगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, दीपचंद बेहमन थे। यही दीपचंद ब्राह्मण है, यही अकेले दीपचंद है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो शेर खोंदा, ये बेटा सिहरी खांडा लिखना है इसको, ठीक लिख लो, गांव का नाम शेर खोंडा नहीं है, ये सिहरी खांडा है, सिहरी खांडा। थोड़े बहुत गांव के नाम बेटा चेंज कर देते हैं, सेहरी खांडा भी यही लिखते हैं, सेहरी खांडा लिख दें, सिहरी खांडा लिख दें, सिर्फ खांडा लिख दें तो वो एक ही है, यहाँ के थे ये। आगे अंडरलाइन करो, सोनीपत से संबंधित थे, इन्हें हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी माना जाता है। तो पहला आधिकारिक सांगी कौन है हमारा? इन्हीं को बोलते हैं आधुनिक सांगों का प्रतिष्ठापक। जो मॉडर्न जो सांग हैं ये इनकी देन है, लेकिन इस मॉडर्न से पहले पुराने सांग भी तो थे। वो किसने दिए? वो दिए थे मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट। आधुनिक नाम आते ही फिर खांडा वाले का टिक कर देना, ये इंपॉर्टेंट था बेटा। इनको क्या क्या कहते हैं? शेक्सपियर और कालिदास, लिख लो यहाँ। तानसेन पूछेंगे तो फिर लक्ष्मीचंद जी आएंगे, लिख लो शेक्सपियर और कालिदास। अगर अकेला कालिदास पूछे तो भी दादा लक्ष्मीचंद की तरफ प्रेफरेंस रखना, शेक्सपियर पूछे तो इसकी तरफ, दोनों पूछे तो भी ये है। एक्चुअली कालिदास दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, शेक्सपियर सिर्फ दीपचंद के लिए, तानसेन सिर्फ अपने दादा लक्ष्मीचंद के लिए, कालिदास दोनों के साथ मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अगला पढ़ो, हरियाणा में दूसरे प्रख्यात स्वांगी का नाम पंडित लक्ष्मीचंद है, इंपॉर्टेंट। इनका जन्म 1903 में जाटी गांव सोनीपत, ये भी सोनीपत वो भी सोनीपत। मृत्यु 1948, गलत है, 45 में चले गए थे, लिख लो यहाँ काट के इसको, 45 में। सिर्फ 42 साल के थे बेटा, तब तो चले गए। 42 साल में दादा कहना अजीब है, पर इज्जत के लिए इनके नाम के आगे जुड़ा है दादा लक्ष्मीचंद। 42 साल को बहुत बड़ी उम्र थोड़ी ना थी जिसमें ये चले गए। हरियाणा का तानसेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो यहाँ, अंडरलाइन करो। हरियाणा का तानसेन और सूर्य कवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज्यादा बार आए हैं ये। हरियाणा का सूर्य कवि कौन? हाँ, एक आधा टिक कराएगा किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट को मानते हैं स्वांगों की शुरुआत, लेकिन बेटा उसने आधुनिक नहीं दिए। आधुनिक शब्द आते ही दीपचंद का नाम आएगा, अगर कालिदास का नाम आया तो दोनों का आ सकता है, शेक्सपियर आया तो दीपचंद, और अगर ये तानसेन आया तो अपने ये वाले। टिक कर लो, सूर्य कवि। 2 शिष्य थे इनके 2 शिष्य बहुत फेमस हुए, टिक करो, मांगेराम और एक फौजी मेहर सिंह। फेमस नाम है ना फौजी मेहर सिंह जी का। इनके गुरु का नाम था मान सिंह। याद है इनके गुरु जब बचपन में जिनसे सीखा था, एक बार छोटे से 12-13 साल के, फिर इनके गुरु के बारे में बुरा भला कहा था कुंडल गांव के सोहन लाल ने। फिर इन्होंने कहा कि मेरे गुरु के बारे में गलत नहीं बोलोगे, तो उसने कहा ये कौन सा गुरु है तेरा, वो कुछ उसका कोई जानकार ना कुछ, तब फिर इनको वो खिला दिया, इनका गला खराब हुआ। पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है। गुरु का नाम मान सिंह, इनके 2 फेमस शिष्य जिन्होंने बहुत नाम कमाया वो मांगेराम और फौजी मेहर सिंह। खुद के गुरु का नाम था मान सिंह, अपना इनका नाम था लक्ष्मीचंद। कहाँ पैदा हुए? सोनीपत के जाटी कला में। आज इनके नाम की यूनिवर्सिटी चलती है, स्टेट यूनिवर्सिटी सुपवा, जिसका नाम है दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ, पी का मतलब परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सारे पॉइंट। आगे पढ़ना, इन्हें सांग सम्राट कहते हैं, अंडरलाइन कर लो, स्वांग सम्राट। जैसे स्वर सम्राट
हाँ, ऐसे सांग सम्राट लक्ष्मी चंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्य कवि कहते हैं, संगीत का तानसेन कहते हैं, और सूफी दर्शन का मीरा। मीरा तो एक औरत थी, लेकिन ये सूफी दर्शन का मीरा, अंडरलाइन कर लो, ये की नहीं है, ये आदमी है। सूफी दर्शन का मीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, सारे पॉइंट एग्जाम में बहुत बार आ चुके। सूफी दर्शन का मीरा दीपचंद नहीं है, कौन है? दादा लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट पढ़ो, ये अनपढ़ कवि थे, अंडरलाइन कर लो, अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं थे। फिर इतना ज्ञान कैसे आया बेटा? सुनकर, गाय भैंस चराने जाते थे, वहां बुजुर्गों के किस्से सुन सुन के इनको नॉलेज आ गई, तो अनपढ़ थे ये। मान्यताओं के अनुसार ये स्वर्ग ज्ञापित यक्ष थे, यानी इनको स्वर्ग से ज्ञान मिला, इसलिए इनकी सारी बातों को जो लिखा गया तो ब्रह्म ज्ञान नाम दिया गया, कि बिना पढ़े भी इतना ज्ञान था। यहाँ लिख लो ब्रह्म ज्ञान।